डिक्लेयर कर दिया कि वो जो 3 आदमी थे वो गुजर चुके हैं भाई, वो जंगल से नहीं क्रॉस हो पाए। अच्छा। हमारे तो वहाँ पे आत्म शांति के लिए उन्होंने मौन व्रत रख लिया था जी सबने। ओके। हाँ, फिर 2 दिन के बाद पता लगा उन्हें कि भाई वो आ गए हैं जिंदा। तो फिर थोड़ा हाँ खुशी सी हुई थी उन्हें भी, हमने भी चलो यार पहुँच तो गए। अच्छा। फिर परमात्मा तो आज जोड़े भाई, आज के बाद इसका कुछ सफर नहीं करेंगे। कोई भाई जाओगा तो उसने बिल्कुल मना करेंगे भाई, जंगल वाले रास्ते से बिल्कुल मत जाइयो, यानी खतरा है। आपको तो मरा हुआ मान चुके हाँ, थे। मरा मान चुके थे जी। ओके। ना कोई फोन था, ना वहाँ पे कुछ था, ना खाने का था, ना पीने मेरे साथ है भाई अक्षय मान, और अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए हैं। वो पूरा सफ़र जानेंगे कि किस तरह से मौत से होते हुए अमेरिका पहुंचे थे और वहां ट्रंप की सरकार ने इनको वापस भेज दिया। कितने लाख रुपए खर्च हुए थे और कैसे वहां पकड़े गए, कितने दिन डिटेंशन सेंटर में रहे, और सारा कुछ आजकल पूरी देश की मीडिया में सिर्फ जो ट्रंप सरकार का जो कार्रवाई है, जो डोंकी वालों पर चल रही है, वही छाई हुई है। तो अक्षय का अनुभव जानेंगे कि कब यहाँ से रवाना हुए थे, कितने दिन वहाँ तक पहुँचे थे। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल बात करते हैं जी। अक्षय भाई राम राम। नमस्कार जी। ठीक हो? बिल्कुल जी। आप अमेरिका जाके वापस आ हाँ गए? जी, वापस डिपोर्ट हो गया था मैं। डिपोर्ट हो गए जी। तो कितने लाख में गए थे उस समय? उस समय मेरा अराउंड था जी 16 से 17 लाख रुपए का। उसमें रेट कम थे फिर तो? उस टाइम पर रेट बहुत कम थे जी। वो कोई बालक 10 में भी गए हैं, 20 में भी गए। पंजाब साइड में रेट कुछ ज़्यादा थे। अपने हरियाणा में थोड़े कम थे जी। अच्छा, कैसा सफ़र रहा? यहाँ से कहाँ से जहाज़ में बैठे थे और कहाँ से आपको अमेरिका पहुँचाया गया था? सफ़र मेरा दिल्ली से स्टार्ट हो गया था जी। दिल्ली से इथोपिया की फ़्लाइट थी। उसके बाद फिर हम गए थे ब्राज़ील। ब्राज़ील से फिर थी हमारी फ़्लाइट पेरू की। पेरू से फिर गए थे हम क्विटो, एक्वाडोर में। वहाँ एक एजेंट का मकान था, वहाँ पे जाके रुके थे कुछ दिन। फिर पीछे से कुछ और बच्चे आ गए थे, फिर हमारा ग्रुप बन गया था वहाँ 6 या 7 लड़कों का। उसके बाद फिर बाई टैक्सी हमने कोलंबिया बॉर्डर क्रॉस किया था। उसके बाद फिर हम गए थे टर्बो। टर्बो में था पनामा के लिए जो है रास्ता, एक समुंदर का रास्ता। 8 से 10 घंटे का सफ़र था। वो सफ़र इसमें कुछ ज़्यादा भयानक था जी। अच्छा। हाँ जी, खतरनाक था? बिल्कुल खतरनाक था जी। अच्छा, ये जो यहाँ से आप जैसे ब्राज़ील, इथोपिया ये सारे गए थे, यहाँ कितने दिन रोके गए बीच में? यहाँ तो फ्लाइट 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसी रुकी थी जी बस। ओके ओके। हाँ जी, फ्लाइट चेंज होती रही थी यहाँ से आगे चेंज होती रही। हाँ ठीक है। वो सफ़र बताओ, वो रास्ता जंगल वाला, वो पनामा का। वो पनामा का जंगल स्टार्ट होने से पहले आता है समुद्र जी। वो जो रास्ता था, उस बीड़ी सी किश्ती होती छोटी सी जी, उसमें 15 से 20 बंदे बैठ जाते हैं, ऊपर रख देते हैं तरपाल, ताकि आदमी बाहर ना देखे, क्योंकि बाहर देखने पे दिखते हैं जाले ऊंचे ऊंचे, ना उसमें कोई सुविधा है ना कुछ है। जहाँ बैठ के तो बैठ गए, तो उसमें लगता है डर। तो बस वही जो रास्ता था जी, उसी में हमने कुछ ज़्यादा खतरा था महसूस हुआ था। उसके बाद सब नॉर्मल लग गया था, क्योंकि जो जिंदगी है बस यहीं से दोबारा मिली है। और किश्ती से बच गए, अदरवाइज तो मौत ही थी बीच में बस हुआ। अच्छा, वो उसके बाद का डर ही खत्म हो गया था समुद्र को देखने के बाद जी। अच्छा। हाँ जी। तो वो जब आप समुद्र में थे और ऊपर से ढक दिए गए ताकि समुद्र को ना देखें, समुद्र को ना देख पाए, तो आपके जो सेफ्टी सेफ्टी कुछ नहीं थी जी। सेफ्टी कुछ नहीं थी? सेफ्टी कुछ नहीं वो थी। लगाते हैं या पेटी ही बांध देते हैं? कुछ भी नहीं था जी। मान लो किश्ती पलट जाए, डूब जाए तो? पलटी भी नहीं। पीछे हमारे पीछे श्रीलंका के बच्चे थे जी, कुछ जो 26 बताए गए थे। हमने कंफर्म तो है नहीं, लेकिन बताया गया जो हमारे को कि वो बच्चे अंदर ही रह गए। हमारे पीछे किश्ती जरूर चली थी, वो वहाँ पे पहुंची नहीं थी। ओके। वो कह रहे कि वो बीच में ख़त्म ही हो गए थे। ऐसे बहुत से हादसे होते रहते जी वहाँ। अच्छा। जो वहाँ पे हमने सुना था कि भाई यहाँ तो अगर 100 किश्ती जाएंगे ना एक मंथ में, 3-4 तो उनका आना ही मुश्किल है। 100 में से 3-4 किश्ती तो बीच में, क्योंकि जाल ऊंची है जी, 2 नंबर का रास्ता है। कभी बीच में किश्ती खराब हो जाए, हमारी किश्ती भी खराब हो गई थी एक बार, तो हम फिर दोबारा गए थे। दोबारा कोई किश्ती नहीं लेकर आए थे वहाँ पर एजेंट वो दूसरे, उसमें बिठा के दोबारा हमने ले गए थे। अगले दिन फिर हमारा क्रॉस हुआ था वो। अच्छा। तो उसमें बीच में परेशानियां हैं जी। ना कोई खाने की, ना पीने की, ना कोई तैरने वाली है, ना कुछ है जी। और कितने घंटे का सफर रहता वो सफ़र है जी 8 से 10 घंटे का जी। ये बड़ा लंबा है तो हाँ टाइम जी। है। अगर कोई हमारे पास पासपोर्ट है वहाँ पे, क्योंकि एजेंट ना पीछे पासपोर्ट रख लेते हैं अपना एक्वाडोर में। किसी के पास पासपोर्ट है तो उसको मिल जाती है सरकारी बोट चलती है वहाँ से। उसका रास्ता 2-3 घंटे का बस। वो सेफ भी है, लेकिन जिसके पास नहीं है तो वो तो फिर मौत से गुजर के ही जाना पड़ेगा। अच्छा। और वो सबके रख ही लेते हैं फिर एजेंट पासपोर्ट है? मोस्टली तो सबके रखते ही रहे जी। 90% तो रख ही। ये क्यों रखते हैं पासपोर्ट, क्यों रखते हैं? ताकि बंदा कहीं भाग ना जाए, किसी अलग एजेंट को ना हायर कर ले यहाँ पे अपना पासपोर्ट देके। क्योंकि उनके पास पासपोर्ट ही है कि मेन, अगर किसी देश में गए तो पासपोर्ट ही हमारी आइडेंटिटी है वहाँ पे। उसके बगैर तो कुछ नहीं है, तो इस वजह से वो पासपोर्ट अपने पास ही रख लेते हैं। अच्छा। हाँ, ताकि यहाँ किसी नए एजेंट के संपर्क में ना, ताकि नए एजेंट के संपर्क में ना आए, किसी देश में बीच में ये अपने साइलम ना लगा दे। ये कुछ कारण है उनके। लेकिन आप तो पैसा पहले दे चुके होते हो, फिर उसमें क्या दिक्कत है?
बस पता नहीं, जो तो उनकी मेंटलिटी वही या जाने कुछ जाए। पैसा बॉर्डर पार करके देना होता है? कुछ पैसा देना पड़ता बाद में भी। शुरू में जैसे 80% तो देना ही पड़ता है, बीच में 20% बॉर्डर क्रॉस के बाद होता है। अच्छा। लेकिन मोस्टली पेमेंट वो बीच में ही कवर कर लेते हैं अपने जंगल से पहले ही, क्योंकि जंगल का पता नहीं बच्चा सेफ जाएगा रहेगा क्या रहेगा, क्योंकि जंगल में मौत बहुत है जी। अच्छा, ये बताओ, ये जैसे कहते हैं कि वहाँ ये एजेंट है, अत्याचार करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, घर वालों से और ज़्यादा पैसे मंगवाते हैं, खाने को नहीं देते, ऐसा भी माहौल रहता है? ऐसा देखो हमने सुना जी, लेकिन हमारे साथ हुआ नहीं है। अच्छा। सच बात ये है, हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ऐसे सिर्फ एक घटना हमारी मैक्सिको में जरूर हुई थी, वो भी टैक्सी वाले ने करी थी अपनी जानबूझ के, छोटा सर्कल सा बना के। ऐसा बीच में ऐसा कुछ नहीं लगा जी हमें तो। क्या घटना थी वो हम जैसे एयरपोर्ट के लिए टैक्सी आ रखी थी, तो 3-4 टैक्सी वाले आ गए थे, वो ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रहे थे। वो कह रहे थे अदरवाइज हम आपको किडनैप कर लेंगे। वहाँ पे एक ऐप होती है जैसे गूगल ट्रांसलेटर, उसके थ्रू ही बात करते, क्योंकि हमें तो आगे स्पेनिश आती नहीं, तो उसके थ्रू ही बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि हम आपको यहाँ पे रोक लेंगे, आप पैसे दो, आपके पास जो है। उन्होंने घर वाले की कोई डिमांड नहीं की, घर से पैसे मंगाओ, जो आपके पास वही दे दो, उसी पैसे की डिमांड करी थी बस। वो देने पड़े फिर? वो देने पड़े जी, मजबूरी थी। वो 8 से 10 आदमी थे, हम 2 से 3 आदमी थे। अच्छा। फिर ऊपर से खतरा, भाई अनजान देश है, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। नहीं किसी की लोकल लैंग्वेज आती वहाँ की कि भाई किसी को हेल्प के लिए बुला लें, तो बस वो थोड़ी सी परेशानी वहाँ आई थी। ठीक है। अच्छा, वो 10 घंटे का जो समुद्र का रास्ता था वो आपने पार कर लिया? वो कर लिया। उसके बाद फिर का आगे का रास्ता? उसके बाद फिर हम जंगल में एंटर हो गए थे जी। फिर जंगल में हम भटक भी गए थे। जंगल में हम 3 लड़के थे, जैसे शुरू में हमारा ग्रुप चलता 20 से 25 आदमियों का। हम थोड़े से उनसे आगे थे जी। तो रात को रुके जंगल में ऐसे ही था जी, ऊपर से बारिश चल रही थी, नीचे सूखे पेड़ पौधे ये उनके ऊपर लेट गए थे सारी रात, ऊपर बारिश चल रही थी, कहाँ सो पाओ था आदमी। ऊपर से सांप का, बिच्छू का इनका डर था, कोई वैसा बड़ा जंगली जानवर तो था नहीं वहाँ पे कि जिससे ज़्यादा खतरा होगा। तो बस वहीं पर रात कट गई थी। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे चले, तो कुछ लड़के पीछे रह गए थे। हम 3 लड़के थोड़ा सा ना, एक नदी है जी वहाँ, हम नदी से थोड़ा हम मिसगाइड होकर अलग रास्ते पर चले गए थे, तो वहाँ हम 2 दिन फंस गए थे। तो फिर वो जो पीछे थे लड़के, वो हमारे से पहले पहुंच गए 2 दिन पहले, उनको जान, क्योंकि हम तो गलत रास्ते पे चले गए थे। तो उन्होंने वहाँ पे जाके सभी को डिक्लेयर कर दिया कि वो जो 3 आदमी थे वो गुजर चुके हैं भाई, वो जंगल से नहीं क्रॉस हो पाए। हमारे तो वहाँ पे आत्म शांति के लिए उन्होंने मौन व्रत रख लिया था जी सबने। ओके। हाँ, फिर 2 दिन के बाद पता लगा उन्हें भाई वो आ गए हैं जिंदा। तो फिर थोड़ा खुशी सी हुई थी, उन्हें भी, हमने भी चलो यार पहुँच तो गए। फिर परमात्मा तो आज जोड़े भाई, आज के बाद इसका कुछ सफर नहीं करेंगे। कोई भाई जाओगा तो उसने बिल्कुल मना करेंगे भाई, जंगल वाले रास्ते से बिल्कुल मत जाइयो, खतरा है। आपको तो मरा हुआ मान चुके थे? मरा मान चुके थे जी। ओके। ना कोई फोन था, ना वहाँ पे कुछ था, ना खाने का था, ना पीने का था। बस ऐसे चल रहा था जी। उस सूखे जो केले के हैं कुछ वहाँ पे बगीचे हैं अंदर, उस सूखे केले के पत्ते खा खा के गुजारा कराया था हमने 2 दिन अंदर। वो खाने पीने का था नहीं कुछ। अच्छा, सूखे केले के? हाँ, वो केले थे, वो सूखे पत्ते चाप चुप लिए बस। तो ये जो एजेंट है इतने लाख रुपए लेते हैं, तो ये बीच में रास्ते में खाने पीने का इनकी ड्यूटी नहीं होती? ये खाने पीने का देते हैं जी कोलंबिया से। लेकिन जब हम समुद्र के रास्ते जाते हैं ना, तो बीच में कहीं पानी बढ़ जाता किश्ती में, कहीं कुछ है, तो जब बॉर्डर वो समुद्र से उतरते हैं ना समुद्र में, तो वहीं पे बैग बुक में खारा पानी लग के सारा खाने पीने का खराब हुआ जाता वहीं पे। अच्छा। फिर कुछ हम पहाड़ पे चलते हैं, जैसे पहले दिन, तो पहले दिन चढ़ाई पे ना थोड़ा वेट ज्यादा लगने लगता है, महसूस होता है, तो वहीं पे आदमी अपना बैग बुक फेंक देता है कि भाई थोड़ा हल्का होकर चल अकेला, क्योंकि एजेंट बोलता है 1 दिन का सफर आपका जंगल का यूं। तो आदमी सोचता है 1 दिन के लिए क्या करेगा खाने का, तो फेंक दिया, क्यों बोझ मेरा, तो बस छोड़ दे वहीं पे। अच्छा। तो ये परेशानी हो जाती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो जंगल पार कर दिया, उसके बाद फिर वो नेक्स्ट देश में चले गए थे हम, उसमें थे निकारागुआ, कोस्टारिका में चले गए थे पनामा के बाद। फिर वहाँ पे इमिग्रेशन हुई थी, वहाँ से उन्होंने बस करवा दी थी एजेंट ने। फिर अगले देश में गए थे, फिर होंडुरास, ग्वाटेमाला इनमें क्रॉस होकर फिर मैक्सिको पहुँचे थे जी हम। ओके। मैक्सिको में 20 से 25 दिन का हमारा था, वहाँ भी कैंप लग गया था उस टाइम पे, हमारे टाइम पे। तो उस कैंप में ज़्यादा परेशान हो गए थे जी। 1 महीना उस कैंप में रहना पड़ा था। वहाँ कोई खाने पीने कुछ सुविधा थी नहीं। हमने थोड़ा प्रोटेस्ट भी कराया था। फिर वहाँ हमारे साथ मारपीट करी थी वहाँ लोकल प्रशासन ने, पुलिस ने। तो फिर हम वहाँ से 1-1.5 महीने के बाद बच निकले थे। अच्छा। वो भी 2 नंबर से क्रॉस किया था हमने वो। ठीक है। जो कैंप था। हाँ जी। कैंप कैसे भागे फिर वहाँ से? वो कैंप थोड़ा जंगल की साइड में था जी, वहाँ तारे लगी हुई थी, वो तार के नीचे से निकल के थोड़ा सा फिर भाग गए थे। हाँ, कितने निकले? हम 5-6 आदमी निकले थे जी वहाँ से। और ये कैंप किसकी तरफ से था? ये गवर्नमेंट की तरफ से था, मैक्सिको। अच्छा, मैक्सिको गवर्नमेंट की तरफ? हाँ जी। ठीक है। वहाँ से अच्छा, ये जब आप लोग जा रहे थे, एजेंट आपके पास साथ थे या नहीं थे? वो गाइड करे थे नहीं करे थे? जी वो तो बता देते थे कि फ़ोन पे लोकेशन भेज दी, वहाँ चले जाइए, वहाँ आपका होटल है, वहाँ आपका खाना है, बस ये था। बीच में ना कोई आदमी था, कुछ नहीं था। ठीक है। लंबे सफ़र थे, बसों के बीच में 2 दिन के 3 दिन के ऐसे भी थे सफ़र। ठीक है। तो इस कैंप से निकल के फिर आगे कहाँ पहुँचे? फिर हम
ने उस अपने एजेंट से बात की थी, उसने होटल की लोकेशन दी थी हमें एक, उस होटल में जाके रुक गए थे। फिर उसी ने हमारे वो डॉक्यूमेंट बनवाए थे देश से आउट होने के। ठीक है। हाँ जी। तो मैक्सिको से आउट हो गए फिर आप? हाँ, फिर मैक्सिको से हम बॉर्डर पे चले गए थे, यूएसए वाले पे। यूएस बॉर्डर पे? हाँ जी। कौन सी बॉर्डर पे पहुंचे आप? तिजुआना। तिजुआना? हाँ जी। कौन सी कैलिफोर्निया की साइड में पड़ता अच्छा, है। कैलिफोर्निया की साइड में। तो वहाँ से एंट्री की आपने? वहाँ से एंट्री की थी जी हमने, 5 लड़कों ने एंट्री करी थी वहाँ से। तो अच्छा, वो एंट्री है ना, आजकल वो वीडियो आ रही है, बड़े कंटीले तार हैं और एक बड़ी लंबी लंबी वो दीवार सी उसने स्टील की, लोहे की। तो आपकी एंट्री कैसे हुई थी? लोहे की तारें तो वहाँ पे उस टाइम पे थी नहीं, लेकिन लोहे के लंबे लंबे वो पोल थे जो, हाँ, उनके बीच में से रास्ता था जी बहुत ज़्यादा लंबा, 1 से 1.5 किलोमीटर खुला रास्ता था बिल्कुल वो। अच्छा। जैसे अपने खेतों में नहीं होता है, हाँ, हाँ। वैसे सिंपल बॉर्डर क्रॉस किया था हमने तो। अच्छा। एंट्री करते ही पकड़े गए थे हम वहाँ। 5 से 7 कदम चले होंगे तभी हम अरेस्ट हो गए थे। दिन में एंट्री हुई, रात दिन में? में हुई थी जी हमारी, शाम को करीब 4 से 5 बजे। अच्छा। हाँ जी। तो अच्छा, आप अमेरिका में एंट्री हुई? हाँ जी। एंट्री करते ही पकड़े गए? एंट्री करते 5 से 7 कदम चले थे तभी पकड़े गए थे जी। तो आपने देखी नहीं पुलिस वाले यहाँ हैं भाई, पकड़ लेंगे, अभी नहीं जाना नहीं, चाहिए? हमें पता था पुलिस वालों का कि पुलिस वाले खड़े हैं, वो अरेस्ट करेंगे तभी तो हम कैंप में जाएंगे। अच्छा। अगर सेफ निकल गए तो कुछ टाइम पे कहते कि डिपोर्ट जल्दी हो जाएंगे, अगर पकड़े जाओगे तो आपके बयानबाजी होंगे तो आप पास हो जाओगे यहाँ पे, तो उसी वजह से हम जल्दी पकड़े गए थे। अच्छा, आप लोग भी यही चाहते थे कि हमें गिरफ्तार कर लें? गिरफ्तार कर लेंगे, ओके। सेफ निकलने के हमारा कोई वो नहीं था मन में। यानी कि गिरफ्तार करेंगे फिर तभी आपकी जमानत होगी? तभी जमानत होगी जी। ओके, यानी अपने खुद ही गिरफ्तारी करवाते हैं? हम बिल्कुल जी खुद ही गिरफ्तारी करवाते हैं। कुछ आदमी हैं जो गुजरात साइड के, वो सेफ जाते हैं। हाँ। क्योंकि उनके वहाँ पे पुराने आदमी हैं, वो उनके डॉक्यूमेंट बनाते हैं कि इस आदमी को 10 साल अमेरिका में रहते हो गए हैं, तो वो जल्दी प्यार हो जाते हैं। तो इस वजह से वो सेफ निकलते। अपने हरियाणा वाले ऐसे हैं नहीं कुछ, वो सिंपल जाते हैं जी। अरेस्ट हो गए हम तो। अरेस्ट हो गए? हाँ जी। वो गिरफ्तारी करवा लेते हैं? करवा लेते हैं जी, सेफ वाला कोई चांस लेते हैं नहीं। तो फिर जैसे आप वहाँ गिरफ्तार हो गए, अंदर एंट्री करते ही, उसके बाद आगे का? उसके बाद हमें चौंकी में लेके जा गया था जी। वहाँ से 14-15 दिन रखे थे। चौंकी में थोड़े हालात ज़्यादा बेकार थे जी, किस तरह? आदमी बहुत ज़्यादा थे। वहाँ पे खाने पीने को इतना कुछ था नहीं, सिर्फ एक ब्रेटो मिलती थी वहाँ, एक रोटी है, उसके अंदर राजमा सी हो गए, वो ब्रेटो दे दी। एक सिल्वर पॉलिथीन सी है बिल्कुल बारीक सी, ओढ़ने के लिए वो दे दी। एसी का टेम्परेचर अराउंड होगा जी 15 से 20 के बीच में ही। उसमें सर्दी में पड़े रहते थे बस वहीं पे, और इसके अंदर ही लेटो, ना कोई नहाना है ना कुछ है, सिर्फ एक रोटी मिलेगी, एक थोड़ा जूस मिलेगा। और फ्रेश होने के लिए? वो एक ही था जी, कॉमन एक ही टॉयलेट था उसमें, बस उसी में लगे रहो, वो भी ओपन था। और कितने लोग थे वहाँ चौकी में? उस चौकी मेरे पास थे करीब जी 30 से 35 आदमी तो होंगे। छोटा ही कमरा था। ठीक। वहाँ कितने दिन रहे? वहाँ 13 दिन रहा था जी। अच्छा। उसके बाद फिर मुझे कैंप में लेके जा गया था। मैं कैंप में गया था जी यहाँ पे एरिजोना। हाँ ठीक है। एरिजोना मेडिकल कैंप है शायद उनका जी, उसमें रहा था 10-12 दिन जी। वहाँ खाने की सुविधा थोड़ी ठीक थी। अच्छा। वहाँ मेडिकल जांच भी हुई थी हमारे भाई की जी, कोई परेशानी है तो अपनी दवाई लेनी है कुछ, तो वहाँ पे वो सारी सुविधा थी, लेटने की, उठने, खाने पीने सब थी वहाँ पे जी। ठीक है। उसके बाद फिर हम मेरा कैंप चेंज कर दिया, फिर मैं टेक्सास साइड में गया था जी। और फिर टेक्सास से हमारी बयानबाजी हुई थी, फिर वहाँ से वो करे भाई आप इस देश में नहीं रह सकते, आपके बयान पास नहीं है, आप जा सकते हो इंडिया। तो आपको मतलब उसमें रिजेक्ट कर दिया? हाँ, रिजेक्ट हो गए मेरे। तो उसके बाद ऐसा कुछ नहीं था कि आप उस और दूसरे आगे भी कहीं सुनवाई की थी? जाके भी कोर्ट के लिए केस फिर लगा था दोबारा, फिर वो कोर्ट में भी फाइल हो गया, क्योंकि उस टाइम पे ट्रम्प की सरकार थी जी वहाँ पे, उन्हीं का यही था जी मेन कि भाई डिपोर्ट करना ही है। तो हम 326 बच्चे थे कुछ कैंप में जी, सभी को डिपोर्ट कर ही दिया था वहाँ से। अच्छा। कैंप में जितने थे सबको? वो सबको डिपोर्ट कर दिया था जी। अच्छा, ये घटना है 2019 की? 2019 की जी। और उसमें ट्रम्प राष्ट्रपति थे? ट्रम्प राष्ट्रपति पहली बारी थी? हाँ जी। अच्छा, यानी कि ये डिपोर्टेशन तो चलती आ रही है, अब नहीं है? ये तो हमारे पहले से भी थी जी। हाँ। ट्रम्प से पहले भी थी, और अभी बीच में बाइडेन था, बाइडेन के टाइम पे भी डिपोर्ट हुए थे बच्चे तो। अच्छा। मेरे कई दोस्त थे जी, वो गए हैं, वो डिपोर्ट भी हुए हैं। हाँ। बाइडेन का टाइम था, ठीक है, वो डिपोर्ट हो रहे हैं जी। तो ये जो अब पहली बार एक वीडियो जारी हुई है, अच्छा ये बताओ, जैसे आप अभी डिपोर्ट हुए थे जब, तो आपके हाथों में भी जंजीरें, पैरों में थी वो? नहीं जी, हमें तो एयरपोर्ट से वहाँ न्यूयॉर्क से बिठा दिया गया था, बिल्कुल वो जो फ्लाइट है जिसमें यात्री आते हैं सिंपल, उसी में आए थे हम तो। ना कोई हाथी मत खड़ी थी ना कुछ, लेकिन जो हमारे पासपोर्ट थे वो उन्होंने रोस्टर्स को दे रखे थे कि भाई आप दिल्ली इमिग्रेशन में जाकर इनको दे दियो। वो ऐसे आए थे, कोई हाथी मत खड़ी कुछ नहीं था ऐसा जी। अच्छा। हाँ जी। तो ये वीडियो पहली बार जारी की हुई है ट्रम्प ने? ये पता नहीं जी अब क्या पॉलिटिक्स है क्या, या तो क्राइम में इन्वॉल्व थे बच्चे, इस वजह से हुआ इनके साथ, या कुछ और है। अच्छा। इसका तो पॉलिटिक्स ही जाने जी ज़्यादा ऊपर तो। ठीक है, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। कितना नुकसान हुआ फिर आपका उस पूरा
पूरा? मेरा उस टाइम पे नुकसान जी 20 से 25 लाख रुपए के बीच में हो गया था। अच्छा, हाँ जी। दोबारा जाने की नहीं सोची? नहीं, दोबारा जाने की नहीं सोची जी फिर। ठीक है। मैं क्या यहीं पे ठीक रहेंगे, क्योंकि वो जो रास्ते देख लिए थे ना, हम्म। मैं क्या भाई जिंदगी बार बार तो मिलनी नहीं, एक दो बार तो मौका मिल गया, बस दोबारा नहीं कभी जाना। अच्छा, ठीक है। तो परिवार से और भी गया है कोई? हाँ, परिवार से फिर 2 भाई गए थे पीछे जी अब। अच्छा, आपके बाद? हाँ, मेरे बाद जी। वो 2022 में गए थे जी। अच्छा। और फिर वो कह रहे थे भाई नीचे चले जाऊंगा। मैं कहा भाई नीचे जाना नहीं है, अगर आपकी जाने की इच्छा है, क्योंकि वो कहते हमने जाना ही जाना है। हाँ। मैं कहा भाई फिर ऊपर से चले जाओ। हाँ। तो फिर वो बाई फ्लाइट भेज दी थी बाय फ्लाइट भेज दी? हाँ जी। ओके, उनका खर्चा ज़्यादा लग गया होगा? उनका खर्चा ज़्यादा लग गया जी, उनका तो 45-50 लाख रुपए एक तो आदमी उनको का। तो वर्क परमिट मिला होगा? हाँ, वर्क परमिट मिल रहा है जी, वो ट्रक पे ही है जी। ठीक है। 2.5 साल हो गए, वो तो अच्छे से सेट हो रही है वहाँ पे। आपके गांव से कितने बच्चे गए हुए हैं? गांव से करीब जी 350-400 बड़ा करीब जा चुके होंगे। जा चुके हैं? हाँ जी। और गांव बड़ा जिला करनाल में है, और अक्षय भाई की जो यात्रा है, मतलब इनके लिए इनकी मौत पर सांत्वना भी प्रकट कर दी थी, 2 मिनट का मौन भी रख लिया था। ऐसी मतलब दर्दनाक रास्ते से, खतरनाक रास्ते से गुजरे थे, और डोंकी से दोबारा जाने की नहीं सोची। अपने भाइयों को भी कहा कि उस रास्ते से नहीं जाना, ज़िंदगी एक बार ही मिलती है। तो अभी तो पूरा चर्चा में ये ट्रंप ने जिस तरह से बेड़ियाँ, जंजीरें, हथकड़ियाँ लगा के भेजे हैं, पूरा यही चर्चा में है। और लोगों के अब 40-50 लाख रुपए लग रहे हैं। उनके घर वाले भी चिंतित हैं, वहाँ बच्चे डिटेंशन सेंटर में, वो भी बड़े चिंतित हैं। लग रहा है कि सबको वापस किया जाएगा? नहीं जी, मुश्किल है। हाँ। क्योंकि अब कितने बच्चे डिपोर्ट हुए इंडिया के? 4 से 5 बच्चे डिपोर्ट हुए। 335 आए अभी बस तक। इतने हुए टोटल। 332, वो करीब 7.5-8 लाख हैं। जब 1-1.5 महीने में इतने आए हैं, तो कितने साल लग जाएंगे सबको भेजने में? ऐसा तो मुमकिन है ही नहीं। और जो आदमी वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनके पास वर्क परमिट है, उनको तो कोई खतरा है ही नहीं। क्योंकि हमारी वहाँ लोकल बात होती रहती है भाइयों से, उनसे वो बता देते सारी सच्चाई कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ अफवाह ज्यादा बना रखा है इस बात का। जिनके केस फाइल हो चुके हैं वो इंडिया आएंगे, जो क्राइम इन्वॉल्व थे वो आएंगे, या फिर जो इन बालकों ने बॉर्डर क्रॉस किया वो जेल के अंदर ही हैं, वो डिपोर्ट हो रहे हैं। वहाँ पे काम करने वाला कोई भी बच्चा डिपोर्ट हो रहा है जिसके पास वहाँ के वैलिड डॉक्यूमेंट है। अच्छा, ऐसा कोई वो नहीं, बस सिर्फ अफवाह ज्यादा बना रखा है। जिसके पास एलियन नंबर है, वर्क परमिट है, सोशल है, वर्क परमिट है, उनको कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा? अगर वर्क परमिट अपने पास नहीं, आप काम नहीं कर रहे, तो हमने फिर भी कोई खतरा नहीं है। ओके, फिर भी कोई लेकिन जो डिटेंशन सेंटरों में है उनको खतरा है जी। उनमें से क्या है, उनमें से सभी के बयान ऑलमोस्ट फैल ही हो रहे हैं। उनमें से 100 में से 1 बच्चा निकल जाएगा, 2 बच्चे निकल जाएंगे, यही है जी। बाकी वैसे कह रहे भाई सब ने भेजेंगे तो पीआर क्यों कर रहे हैं? अभी मेरा दोस्त पीआर हुआ जी 4 दिन पहले। अच्छा, 4 दिन पहले पीआर हुआ जी। 2-3 लड़के 8 से 10 दिन पहले मानपुरा गांव पास में, वहाँ के बच्चे पीआर हुए हैं। ओके, अगर फैल ही करने होते तो फिर तो सबका केस डिनाइड करो, भेजो। पीआर भी तो कर रहे हैं जी वो। ये सिर्फ अफवाह ज्यादा बना रखा है कि भाई सब जाएंगे, ऐसा कोई नहीं आ सकता। ऐसा कोई नहीं, जिसका केस फेल होगा वही आएगा। वो तो केस फेल होने के बाद आएगा ही आएगा जी। बिल्कुल बिल्कुल आएगा। वो केस का क्या देखते हैं? वो केस वाला कुछ समझ में आया? देखते हैं जी, नेशनैलिटीज में पूरे अपने इंडिया में डर किस चीज का है। अगर पॉलिटिक्स का डर है तब हम वहाँ असाइलम लगा सकते हैं। जैसे कोई परिवार का डर, उसमें हम वहाँ पे नहीं रह सकते। उसमें कोई नेशनल बेस पे कोई है डर, उसमें रह सकते हैं हम। जैसे हमने तो अपना धर्म चेंज कर दिया, हमें कोई पार्टी से खतरा है, इन ये 2-4 चीज़ हैं जिसके बेस पे हम अपने असाइलम लगा सकते हैं। किस पॉइंट को ज़्यादा सेफ मानते हैं वो लोग? बच्चे तो ज़्यादा किस पॉइंट पे ज़्यादा वो देते हैं वर्क परमिट, जमानत देते हैं जी? वो एक तो पॉलिटिक्स पे ही, और सबसे ज़्यादा जो ठीक लग रहा है केस वो लग रहा है जी हमें धर्मवाड़ा। हाँ जी। अच्छा, रिलीजन वाला वो ठीक है, उस पे दे देते हैं। हाँ जी, उस पे जल्दी, क्योंकि चेंज किया उसके चलते मुझे खतरा है। हाँ, क्योंकि वो देश भी क्रिश्चियन का ही है, तो वहाँ पे मोस्टली क्रिश्चियन ही ज़्यादा है। अपने इंडिया में क्या देते हैं भाई, हिंदू। थोड़ा वो आजकल वो बना भी हो सनातन जोड़ो, तो थोड़ा खतरा महसूस करते हैं अदर कुछ आदमी, तो इस वजह से वो सनातन वाले चक्कर में कर लेते हैं कि भाई क्रिश्चियन मैं कन्वर्ट हो गया था तो हमें हिंदू थोड़ा खतरा है करके भाग जाए, उसको दे देते हैं। हाँ, उसको जल्दी मिल जाती है। चलो, और क्या कहना चाहोगे अभी आप दर्शकों से? बाकी तो मैं ये कहना चाहूँगा जी, 2 नंबर के रास्ते से बिल्कुल मत जाओ, जिंदगी बार बार नहीं मिलनी। ओके, बिल्कुल डेड एंड है। अगर आपने बिल्कुल ही भाई मन तो मरना ही है तो यहीं पर मर ले, कम से कम घर वाले कम तो नहीं है, फूक तले होंगे वहाँ, तेरी लाशों के चक्कर में पूरा परिवार और मरेगा जी, तो उसमें ज़्यादा खतरा है जी। अपना यहीं पर बहुत ज़्यादा खतरा है जी। चलो ठीक है। और भाई 2 नंबर में खतरा है, और 1 नंबर के रास्ते 2-3 हैं। या तो आप स्टडी वीज़ा के ज़रिए जाएं, और या फिर आप टूरिस्ट वीज़ा से जाएं। टूरिस्ट वीज़ा के लिए अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, इनकम टैक्स रिटर्न भरें, या खुद जाएं। खुद आप ट्रैवल के लायक नहीं हैं स्टडी वीज़ा के, अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, उनकी इंग्लिश को मजबूत करो। बच्चे जब 12वीं पास कर लेते हैं, BA पास कर लें, बच्चों को भेजो, उनके सारे भी पेरेंट्स का टूरिस्ट वीज़ा लग जाता है। यानी लीगल तरीके से जाएँ, इलीगल